अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस बट। कल की क्रिप्टो मार्केट ब्लीड कर रही है और आप सब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह बनी है, मार्केट क्यों एकदम इतना बड़ा डिप लिया मार्केट ने, क्यों क्रैश किया है? क्या इज़ इट अ टाइम टू पैनिक? क्या ये पैनिक होने का टाइम है? यहाँ के मेरे दोस्तों भाइयों जब कभी भी क्रिप्टो मार्केट डिप करती है, क्रैश करती है तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ये शॉपिंग टाइम होता है। क्या इज़ इट अ शॉपिंग टाइम या कि ये पैनिक होने का टाइम है? हम कुछ न्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब कभी भी मार्केट अपना करेक्शन करती है छोटी-मोटी, तो उस वो छोटी-मोटी फॉर नो रीज़न नहीं होता। जो सबसे बड़ी रीज़न है मार्केट की छोटी-मोटी करेक्शन की, एक तो होता है कि जिन्होंने डिप में बाय किया होता है वो अपना प्रॉफिट कैश आउट करवाते हैं। दूसरी डिप की वजह करेक्शन की वजह होती है, जो एक्सचेंजेस होती हैं उन्होंने अकाउंट्स को वॉश करना होता है और कल के दिन की अगर आप 24 घंटे का देखें तो ऑलमोस्ट $454 मिलियन के जो लोगों के अकाउंट्स हैं वो वॉश कर दिए गए हैं। ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन डॉलर की अमाउंट है जो लोगों के, और ये वो लोग हैं, ये बड़े-बड़े ट्रेडर अपने आप को एक्सपर्ट समझ के कर रहे होते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर अगर आप देखें जो लिक्विडेशन किया है तो ज़्यादातर ये वो लोग थे जो कि बिटकॉइन को समझ रहे थे कि प्राइस उसकी ऊपर जाएगी और यही वजह है। ये मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। ये ऑन चेन क्रिप्टो एनालिस्ट हैं विली वू। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इनके ट्विटर पे जाके इनको फॉलो करें। ये अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस आपको देते हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। इनकी नज़र में क्रिप्टो मार्केट इस वजह से ज़्यादा बूम नहीं कर रही है या अक्सर आपको जो मुख्तलिफ डाटा साइंटिस्ट हैं क्रिप्टो मार्केट के वो आपको सजेस्ट करते नज़र आते हैं। चार्ट एनालिसिस करके फंडामेंटल्स वगैरह सारे आपको शेयर करते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 1 लाख 2 लाख डॉलर को जाएगी। तो ये इस वजह से नहीं जा रही है मेरे दोस्तों भाइयों। ये विली वू का कहना ये है कि हमारी ये सारी एनालिसिस जब हम अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो इस दौरान जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रॉफिट टेकर्स होते हैं, वो ग्रीड का एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। वो एक्सचेंजेस में जाके उधार पे फंड्स लेके लेवरेज लेके, जिस दूसरे लफ्जों में वो ट्रेडिंग लगाते हैं बड़ी-बड़ी। तो जब इस तरह का काम करते हैं तो फिर एक्सचेंजेस उनके अकाउंट वॉश करते हैं। वो उनको लूटने के चक्करों में होते हैं, एक्सचेंजेस उनको लूट लेते हैं। तो यही सीन जो है, ये जब कभी भी इस तरह के सेंटिमेंट्स मार्केट में शेयर करते हैं ये बड़े-बड़े साइंटिस्ट, एनालिस्ट, उसके बाद एक तरह की ग्रीड का एनवायरनमेंट बनता है। उस ग्रीड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए मार्केट छोटी-मोटी करेक्शन करती है। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, ये करेक्शन जैसे मैंने आपको कहा ये शॉपिंग का टाइम होता है। तो मैं पिछले 3-4 दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मार्केट शायद करेक्शन करे और मैं अभी भी समझता हूँ मार्केट मज़ीद करेक्शन कर सकती है। मैंने क्या किया था, एडा की प्राइस दूसरी जितनी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं मेरी नज़र में, उनमें से एडा जो है वो फ़ेवरेट था जहाँ पे हम क्रिप्टो अ, करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सॉलिड मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास $5000 पड़ा हुआ था। मैंने एक $2500 का ऑर्डर लगाया था, $1.91। ये मैं आपको, अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, तो ये बायनांस के ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आपने बायनांस को अभी तक जॉइन नहीं किया और आप मेरी टीम को जॉइन करना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पे आपको मेरा बायनांस का कोड नज़र आ रहा है। आप इसके ज़रिए आप अगर जॉइन करेंगे बायनांस को, तो आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाएँगे। तो ये मैंने एक ऑर्डर लगाया था $1.91 के ऊपर। वो मेरा ऑर्डर जैसे ही, आप एडा की प्राइस अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊँ, ये देखें एकदम मार्केट ने क्रैश किया और यहाँ पे मेरा ऑर्डर लगा हुआ था $1.91। मेरा वो ऑर्डर, एक जो $2500 का ऑर्डर है, ये देखें आपको यहाँ पे शायद मेरी पिक्चर की वजह से आपको ये ना नज़र आए। यहाँ पे $2500 का मेरा ऑर्डर जो है वो प्रोसेस हो गया है। लेकिन एक मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है $1.50, यानी मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो की भी तैयारी की है। अगर मार्केट इससे मज़ीद नीचे डिप करती है, तो मैंने रोना घबराना नहीं है। मैं, चूँकि मैं लेवरेज ट्रेडिंग नहीं कर रहा, जो लेवरेज ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उनकी नींदें हराम होती हैं। अगर जो स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट जितना नीचे जाएगी, अगर उनके पास स्टेबल कॉइन पड़ा होगा, तो उसमें भी वो बाइंग करेंगे। तो ये $2500 की मैंने बाय ऑर्डर लगाया है। अगर एडा की प्राइस मज़ीद नीचे जाती है और आप ये अगर चार्ट पे जाके देखें, तो नेक्स्ट इसका प्राइस का जो स्टॉप हो सकता है, वो तकरीबन $1.49 के करीब हो सकता है। मैंने $1.50 50 सेंट के ऊपर $2500 का बाय ऑर्डर लगाया है। मेरी किस्मत है, अगर मार्केट मज़ीद नीचे करेक्शन करेगी तो मैं फिर नीचे से बाय करूँगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाती है, क्योंकि $1.91 पे मैंने $2500 इन्वेस्ट किया है, अगर इसकी ये $2 पे भी चले जाती है तो मैं सेल करता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं तो $400-500 का बेनिफिट हो सकता है। सॉरी, 400-500 नहीं, 150-200 का मुझे बेनिफिट हो सकता है। तो इट्स नॉट अ बैड डील। लेकिन मैं $2 पे सेल नहीं करूँगा। पीछे मैंने एक मिस्टेक की थी। $1.98 पे बाय किया और $2.09 पे मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया। मार्केट उसके बाद $2.37 पे गई एडा की। तो अब मैं क्लोज़ली इसको वॉच करूँगा।
अब आता है बिटकॉइन की तरफ जी, किंग मार्केट के किंग की तरफ। अगर आप इसका आरएसआई इंडेक्स के साथ कंपैरिजन करें तो इस वक्त आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है, पिछले कई वीडियो में बताता आ रहा हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि किसी भी क्रिप्टो एसेट की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के मुतल्लिक आपको इंडिकेट करता है। जब कभी भी आरएसआई इंडिकेटर की वैल्यू 80 या 80 प्लस होती जाए या 80 की तरफ बढ़ती जाए, ऊपर जाती जाए, तो इसका मतलब है वो क्रिप्टो एसेट ओवरबॉट होता जा रहा है। ओवरबॉट का मतलब है उसमें लालची लोग आते जा रहे हैं, उसकी प्राइस जो है इस वक्त क्रैश कर सकती है, किसी भी वक्त करेक्शन कर सकती है। ओवरसोल्ड का मतलब यह है कि यहां पे पैनिक है, और जब कभी पैनिक होता है तो आपको वो बाय करना चाहिए। तो जब कभी आपको आरएसआई इंडिकेटर की प्राइस जो है 30 के करीब जाती नजर आए, तो उस वक्त आप एंट्री ले सकते हैं। और जब कभी आपको 80 के करीब जाती हुई यानी ऊपर जाती आरएसआई की वैल्यू नजर आए, तो उस वक्त आप मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं। अब इस सारी तफसील के बाद मैं अब आपको बताना चाहता हूं, आप जरा आरएसआई इंडिकेटर का करंट सिचुएशन, जो इस वक्त आरएसआई का इंडिकेटर है, उसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 45 46। ये सेम जो 30 सितंबर की अगर हम वैल्यू देखें, तो जब बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 41,000 40,000 डॉलर थी, उस वक्त का लेवल था आरएसआई का। आज प्राइस जो है वो $60, यानी कहां 40,000 कहां 60,000, $20,000 का डिफरेंस है प्राइस में, लेकिन आरएसआई का इंडिकेटर सेम है। तो इसका मतलब यह है कि बावजूद इसके कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो अच्छी खासी ऊपर है, अपने ऑल टाइम हाई के पास है, इसके बावजूद जो है ये ओवरबॉट एसेट नहीं है, अभी भी आप इसमें एंट्री डाल सकते हैं। उसके अलावा सेम यही सिनेरियो आपको ये इथीरियम का नजर आ रहा है। इथीरियम में भी सेम देखें, आरएसआई इंडिकेटर जब इथीरियम की प्राइस $2,200 $2,250 के करीब थी, तो जो उस वक्त आरएसआई की इंडिकेटर था, सेम इस वक्त जब इथीरियम की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, कहां $250 और कहां $4,200, ऑलमोस्ट डबल के करीब प्राइस है, लेकिन इसके बावजूद आरएसआई इंडिकेटर कह रहा है कि आप इसको बाय कर सकते हैं, ये ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा आप ये देखें, वैसे तो अगर आप इंतजार करना चाहें तो आप करें, क्योंकि यहां पे ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, तो इसको इसने ब्रेक किया है। अभी ये अगली जो कैंडल्स बनती हैं, अगर तो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर बनती हैं, तो शायद मार्केट अब दोबारा इसकी इथीरियम की प्राइस ऊपर जाए। अदरवाइज अगर आपने इथीरियम को बाय करना है, तो मेरी नजर में जो बेस्ट बाइंग प्राइस आपकी हो सकती है वो $4,000 हो सकती है। $4,000 एक सेंटिमेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन सकती है इथेरियम की। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी इथेरियम पे करना चाहें, तो आप $4,000 पे प्राइस लगा दें, क्योंकि $4,000 पे इतने स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े बाय ऑर्डर लगे होंगे कि उसके बाद मार्केट की प्राइस जो है, इथेरियम की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। तो अगर आप $4,000 पे बाइंग लगाएं और थोड़ा सा ऊपर जाती है 4100 4200, तो आप अपना एग्जिट ले सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप कर सकते हैं। 4,000 मेरा ख्याल है मेजर इसकी सपोर्ट है। मुमकिन है इससे नीचे मार्केट क्रैश करे, लेकिन पहले वो 4,000 को टच करेगी और फिर ऊपर जाएगी, थोड़ा सा बाउंस करेगी। तो उस बाउंस पे भी आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहें तो 4,000 इथेरियम की प्राइस इज अ बेस्ट प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म होल्डर। अब न्यूज की तरफ आते हैं जी। सबसे पहली न्यूज, शायद उन ये जो मैं न्यूज आपके साथ शेयर करूंगा, इन सारी न्यूज का प्राइस, जो क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस हैं उनके ऊपर इफेक्ट हुआ। और सबसे बड़ी न्यूज बहरहाल जो बाइडेन इंतजामिया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, वो जो $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल था, वो अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने उसको उसको साइन कर दिया है। तो ये अब लॉ ऑफ द लैंड हो गया, अमेरिकी जो है वो कानून बन गया है। इसमें जो कंट्रोवर्सी थी वो यही थी कि जो ब्रोकरेज हैं, जो कि अमरीकी शहरियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बाइंग सेलिंग से मुतल्लिक, इन्होंने इस बिल में उनको एक तरह का तनबीह की है, या उनको कहा है कि वो जब कभी भी 10,000 से ज्यादा की कोई ट्रांजैक्शन करता है, वो बेशक इंडिविजुअल है या कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वो आईआरएस यानी जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है अमेरिका का डिपार्टमेंट, उनको वो रिपोर्ट करे ब्रोकरेज। इसके अलावा भी दो चार कंट्रोवर्शियल इसमें स्टेटमेंट्स हैं, कोई वर्डिंग है जिसके मतलब जो वहां की क्रिप्टो कम्युनिटी है वो कंसर्न है। अब आने वाले वक्तों में इससे मुतल्लिक कोई ना कोई अपडेट होती है या नहीं, क्योंकि इसके बाद, इसके अप्रूव होने के बाद, कुछ अमेरिकी सेनेट ने इस बिल के अंदर अमेंडमेंट के लिए एक नई जो है, यूं समझ लें कि रेजोल्यूशन की है वहां पे। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है क्या, ये अमरीकियों के लिए, जो अमूमी अवाम के लिए ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इस 1 ट्रिलियन यानी 1,000 अरब डॉलर के को लेकर के इस बिल से जो इन्होंने इकट्ठा करना है, जो कि मेरा ख्याल है जो 2024 से ये स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल होना,
उससे ये क्या करेंगे, अमेरिका में रोड्स को बिल्ड करेंगे, ब्रिजेस को बिल्ड करेंगे, इंटरनेट एक्सेस को ब्रॉडन करेंगे। जिन-जिन अमेरिकी एरियाज़ में इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, शायद उनको दें 4G टेक्नोलॉजी या 5G टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएँ अपनी टेक्नोलॉजी को। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी की तरफ ये जाएँगे, सोलर पैनल वगैरह में जो है वो सब्सिडी वगैरह देंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, जैसे टेस्ला की जो गाड़ियाँ हैं, जो कि बिजली से चलने वाली हैं, तो उनके लिए जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, वो कायम करेंगे इस 1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के ज़रिए। अच्छा जी, उसके अलावा ये एक और बुरी न्यूज़ है, ये शिबा कॉइन का एक कॉम्पिटिटर था फ्लोकी इनो, शिबा इनो, फ्लोकी इनो। जिस तरह जब से डोज कॉइन जो है उसने एक तरह का मोमेंटम दिखाया मार्केट में आके, मीम कॉइन ने, उसके बाद शिबा कॉइन की एंट्री हुई। अब ये फ्लोकी कॉइन था, इसके अगेंस्ट भी क्रैकडाउन हुआ है। हुआ क्या है कि ये जितने लंदन के जो सब स्टेशंस हैं, जो मुख्तलिफ मकामात हैं लंदन के, वहां पे इन्होंने एड लगाया, मिस्ड डोज कॉइन। क्या आप डोज कॉइन में एंट्री जो है वो मिस कर गए हैं? घबराएं नहीं, आप फ्लोकी इनो कॉइन को बाय करें। तो ये लिटरली इनके खिलाफ जो वहां की लंदन की इंतजामिया, लोकल इंतजामिया, उन्होंने क्रैकडाउन किया कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो मिसलीडिंग है, और ये जो यूके के रेजिडेंट्स हैं उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकती है। तो ये क्रैकडाउन भी शायद इसका कोई मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हुआ हो। इसके अलावा ये एक और बैड न्यूज़ है जी, एसईसी पिछले दिनों टेरा लूना के जो सीईओ हैं, उसके पीछे पड़े हुए थे। अभी ये कल न्यूज़ आई है जी कि इन्होंने मैराथन डिजिटल माइनिंग फैसिलिटी है, उनको भी एक सफ़ीना जारी किया है, उनको भी हुक्म जारी किया है जी, आएँ जी, हमारे साथ ताउन करें। हुआ क्या, और जैसे ही ये न्यूज़ आई है, जितने माइनिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनकी प्राइसेज़ अच्छी खासी डंप हुई हैं। और ये जो मैराथन है, उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी किया कि हमें इसमें कोई इश्यू नहीं है। अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ हम फुली कोऑपरेट कर रहे हैं, चूँकि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सिस्टम में, हमारे जो बिज़नेस मॉडल है उसमें तो हमें कोई इश्यू नहीं है। हुआ ये था कि मैराथन ने तकरीबन 60 लाख अपने शेयर्स जो थे स्टॉक वो सेल किए। एसईसी की नज़र में ये सिक्योरिटी है। एसईसी इसके ऊपर मेरा ख़्याल है इन्वेस्टिगेशन करेगा, और ये मेरा ख़्याल है अगर देखा जाए अमूमी लिहाज से ये सही भी है, ताकि एसईसी अ, एसईसी मतलब एज़ अ रेगुलेटरी बॉडी उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों के माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो अगर ये इस तरह का छोटा-मोटा उनको कहीं कोई नज़र आता है, तो उनके अमरीकी शहरियों के लिए ओवरऑल ये बेस्ट ही है। एसईसी ने इसके अलावा जी टेरा लूना के खिलाफ बाकायदा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की, वहाँ उन्होंने रिट फाइल की है, और उसके अगेंस्ट उन्होंने ये क्लेम किया कि जो टेरा लूना की जो टेराफॉर्म लैब्स है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। उनके जो सीईओ हैं डू क्वान, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और ये कोऑपरेट किस चीज़ में करना था, एक प्रोटोकॉल था टेरा की अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर, मिरर प्रोटोकॉल। वो मिरर प्रोटोकॉल एक्चुअली क्या था, जितने स्टॉक में शेयर्स थे या इस तरह के जो कमोडिटी एसेट्स थे, उनके सिंथेटिक टोकन बना के, सिंथेटिक वर्जन बना के, ये अपने जो मिरर टोकन है उसमें वो सेल कर रहे थे। तो एसईसी की नज़र में ये जी एक ऐसी चीज़ है जो कि गलत है, और ये एक सिक्योरिटी है। अगर इसने काम करना है तो जो एसईसी के ले करदा कवानीन हैं, उनके मुताबिक ये काम करे, तो हमें कोई इश्यू नहीं है। ये मैं आपके साथ इस वजह से न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि जैसे एसईसी ने एक्सआरपी के पीछे पड़ा था, उसकी प्राइस एकदम क्रैश कर गई। ये ना हो, इस न्यूज़ को आपने फॉलो करते रहना है। ये ना हो कि कहीं ये जो एसईसी इसके टेरा लैब के पीछे पड़ गया, ये ना हो कि लूना की प्राइस भी दोबारा डंप कर जाए। ठीक है? उसके अलावा ये मैंने एक अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है 2-4। ये नाइजीरिया का पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि उनका अपना एक सीबीडीसी लॉन्च हुआ है, और उस सीबीडीसी को अवाम को एक्सेस करने के लिए उन्होंने ई नारा नाम का एक वॉलेट क्रिएट किया। 3 हफ्तों के अंदर 25 अक्टूबर को ये लॉन्च किया, ये इन्होंने सीबीडीसी अपना, और 3 हफ्तों के अंदर-अंदर 5 लाख उसके डाउनलोड्स हैं उस एप्लीकेशन के। तो जिस तरह एल सल्वाडोर जो है पूरी दुनिया के लिए एक क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री में एक पहला कंट्री होगा जो जिसने बिटकॉइन को और क्रिप्टो मार्केट को एक तरह का लीगल टेंडर करार दिया। इसी तरह मेरा ख्याल है जो फर्स्ट अफ्रीकी कंट्री है नाइजीरिया, वो भी शायद हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि वो पहला
कंट्री था जिसने बाकायदा सीबीडीसी लॉन्च करके, वैसे तो चाइना ने भी अपना युआन का सीबीडीसी लॉन्च किया हुआ है, उनका भी शायद कोई अपना ऐप शैप है। तो लेकिन ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि इस तरह कर रहा है। तो मेरा ख्याल है दूसरे जो कंट्रीज हैं वो भी अपना सीबीडीसी लॉन्च करके इसको एक तरह का मॉडल बना के नाइजीरिया को और चाइना को वो अपने सीबीडीसी लॉन्च कर सकते हैं, ताकि वो अपने शहरियों को डिजिटल करेंसी, बजाय इसके कि वो फियाट करेंसी की तरफ लेके जाएं, बल्कि उसको डिजिटल करेंसी की तरफ लेके जाएंगे। ये दो बच्चे हैं जी, ये ईशान ठाकुर और आनिया, ये दोनों बहन भाई हैं। 9 साल की ये बच्ची और 14 साल का ये बच्चा इस वक्त दुनिया के बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया का ये हॉट टॉपिक बने हुए हैं। इन दोनों बच्चों ने, इनके वालिद साहब जो थे वो एक बैंकर थे, उन्होंने फैसिलिटेट किया कि ये दोनों बच्चे मिलके, दोनों बहन भाई घर से इन्होंने छोटे छोटे लैपटॉप और कंप्यूटर से माइनिंग का सेटअप स्टार्ट किया। और आज इन्होंने, इनका सेटअप इतना बड़ा हो गया कि माशाल्लाह मंथली ये $32,000 अपने माइनिंग के सेटअप से अर्न कर रहे हैं। और इस दौरान इन्होंने ऐसा सेटअप किया हुआ है कि बाकायदा ये कंपनीज को, इन्होंने जो सर्वेंट रखे हुए हैं उनको ये $4,000 $5,000 पर मंथ पे कर रहे हैं। बाकी $32,000 का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, $32,000 का, सॉरी। तो ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। कर क्या ये थे, बिटकॉइन तो ये माइन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन जो है अब इंस्टीट्यूशंस का काम है। ये क्या करते हैं, मेनली ये इथेरियम को माइन कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे कोई नया नया प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर कोई कॉइन लॉन्च होता है, उसकी ये स्टार्ट में, अर्ली स्टार्ट में उसकी माइनिंग करते हैं और उसके कॉइन लेके रख लेते हैं। जैसे ही उनकी प्राइस में अच्छा खासा स्पाइक आता है तो उसको कैश आउट करवा लेते हैं। तो छोटे छोटे माइंड लेकिन बड़े बड़े काम। छोटे इस एज में जाके तो बच्चे जो हैं वो गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जो बैंकर्स के बच्चे होते हैं वो पैसा छापने से मुतल्लिक जो है वो देख रहे होते हैं। और ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, सुनील गावस्कर साहब, क्रिकेट का मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में तो लोग क्रेजी हैं अबाउट क्रिकेट। तो इन्होंने अपना अभी अपना एनएफटी लॉन्च करना है। ये इंडिया के लेजेंड क्रिकेट स्टार हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं। ये इनकी तरफ से न्यूज़ आ रही है कि ये इन्होंने अनाउंस किया कि हॉल ऑफ फेम नाम की इनकी जो कलेक्शन है, जो मुख्तलिफ इवेंट्स पे इनकी पिक्चर्स वगैरह होंगी या छोटे छोटे शॉर्ट्स होंगे, उनको ये एनएफटी बना के सेल करेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनएफटी ही वो वाहद जरिया है क्रिप्टो मार्केट की मैस अडॉप्शन का, क्योंकि जब सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े शोबी स्टार, स्पोर्ट्स स्टार अपने एनएफटी बना के अपने फैंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना सिर्फ फैन जो हैं अपने सेलिब्रिटीज की जो फेवरेट एनएफटीज हैं, जो उनके फेवरेट मोमेंट्स हैं, उनको बाय करके अपने पास एज अ कलेक्टिबल रखेंगे, बल्कि उनको क्रिप्टो करेंसी का शौर भी डेवलप होगा। और जब क्रिप्टो करेंसी का, मेरे दोस्तों भाइयों, शौर डेवलप होगा, उस वक्त रिटेलर्स का फोमो आएगा, मजीद रिटेलर क्रिप्टो मार्केट के अंदर आएंगे। और जो क्रिप्टो मार्केट में नए एंट्रीज होंगी, वो जो पुराने एंट्री करने वाले हैं उनको उसका फायदा होगा। ठीक है, तो ये था आज का बुलेटिन। अगर आपको एनएफटी का नहीं पता, पिछले कई दिनों में मैं से आपको एनएफटी के बारे में बताता आ रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पे एनएफटी सर्च करें, वहाँ पे एनएफटी के से मुतल्लिक मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि आप एनएफटी से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगले बुलेटिन तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।